जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपको बजट जो आपको पीडीएफ दिया गया है फ्रेंड्स, मैं उसका आज विश्लेषण करने वाला हूं। देखिए, ये बजट विशेष 2025 है जो आपको 1 फरवरी को पेश किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बजट सरकारी बजट जो आपका 2025 और 2026 के लिए जो लागू होगा, इसको हम लोग आज अच्छे से कवर करेंगे। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ऑलरेडी इसको हाईलाइट करके और मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के लिए। तो प्लीज पीसेस मेकर चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज पीसेस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखते हैं आज हमारा पॉइंट। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स बजट, तो बजट शब्द जो है ना, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में किया ही नहीं किया। ध्यान रखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ना एक वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का प्रयोग किया गया। तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112, यानी कि बजट शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद किस में है? तो 112 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, इसके बदले में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल होता है। और यही वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 112 में। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ना कि वार्षिक वित्तीय विवरण को ना आम बजट कहा जाता है। ध्यान रखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को फ्रेंड्स हम लोग आम बजट कहते हैं, आम बजट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदन, यानी कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रकलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखवाएगा। तो कौन रखवाते हैं? तो देश के राष्ट्रपति रखवाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जो तैयार करती है उसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। और ये जो राज्य सरकार का ये वार्षिक वित्तीय विवरण है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 202। याद रखिए, अनुच्छेद 112। ये केंद्र में जो बजट पेश होता है वो अनुच्छेद 112 में है। और राज्य में जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश होता है अनुच्छेद 202 के तहत होता है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। देखिए, बजट एक मनी बिल है, ये भी ध्यान रखिए। बजट एक प्रकार क्या है? तो मनी बिल है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 में वर्णित है, और राज्य वाला कितना? तो अनुच्छेद 202। ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, ये इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे केंद्रीय बजट की, तो देखिए राजस्व बजट होता है, एक होता है पूंजी बजट। देखिए, अगर हम बात करते हैं राजस्व बजट की, तो ध्यान रखिएगा, एक आपका राजस्व प्राप्तियां होते हैं और राजस्व व्यय होता है। राजस्व प्राप्तियां मतलब कि प्राप्त कहाँ से, मतलब कि जो बजट कहाँ, मतलब कि टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, कर राजस्व प्राप्तियां। देखिए, कर राजस्व मतलब आयकर निगम कर। क्वेश्चन आता है कि आयकर और निगम कर ये किस प्रकार का कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि आयकर और निगम कर किस प्रकार का कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर में आते हैं जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, याद रखिएगा, ये उत्पादन कर है। ये जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट है फ्रेंड्स कि गैर कर राजस्व प्राप्ति, जिसमें ब्याज प्राप्ति, शुल्क, अर्थदंड, ये आपका क्या है? गैर राजस्व प्राप्ति है। अब देखिए, राजस्व व्यय की बात करें, हम लोग कहाँ राजस्व में व्यय किया जाता है? सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, रक्षा में व्यय किया जाता है, ये ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों का अनुदान, ये सब। ठीक है। अब देखिए, पूंजी बजट की बात करें तो पूंजी प्राप्तियां में क्या होता है? ऋण वसूली। पूंजी कहाँ से प्राप्त होता है? ऋण वसूल कर, धन निवेश करके, आंतरिक बाजार उधारी, विदेश ऋण और पेंशन फंड जमा। अब पूंजी व्यय की बात करें तो निवेश, ऋण भुगतान और ऋण वितरण होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम लोग ना बजट के इतिहास के बारे में देखते हैं कि इसके इतिहास क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है फ्रेंड्स, वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं आपको टेलीग्राम के पीसेस मेकर के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप इसे जिरक्स निकाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में पहला बजट, क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? था जेम्स विल्सन द्वारा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे भी बनता है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? तो 18 फरवरी 1860 को 1860 में। किसके द्वारा? था जेम्स विल्सन के द्वारा। और जब जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था उस समय क्या थे? तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रथम जो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 1860 में। देखिए, अगर हम बात करते हैं जेम्स विल्सन की, तो याद रखिएगा कि भारत में बजट का जनक कहा था जेम्स विल्सन को ही। ध्यान रखिए, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में बजट का जनक कहा था जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अब देखिए, अभी क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 26 नवंबर 1947 को क्या हुआ था कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुखम शेट्टी। याद रखिएगा, आर के शनमुखम शेट्टी द्वारा
स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, उसमें वित्त मंत्री कौन थे, तो आर.के. सनमुखम शेट्टी थे, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए, अगला ये क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था, 1950 में, ठीक है ना, और किसके द्वारा, तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पहला केंद्रीय बजट जो है आपका गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया, 1950 में, किसके द्वारा, तो जॉन मथाई के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल बजट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला डिजिटल बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में पेश किया गया था। ये जो कोविड-19 जो आपका कोविड-19 था ना, कोविड-19 में क्या होता कि इसको पेश किया गया था डिजिटली 1 फरवरी 2021 में। अब देखिए 1920-21 के दौरान ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 1920-21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, 1924 में, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की सिफारिश के आधार पर किया गया था 1924 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इसको कब फिर मिला लिया गया, तो 2017-18 में पुनः रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित करने मतलब करके पेश किया जाने लगा। तो कब पेश किया गया, 2017-18 में इसको मिला दिया गया रेल बजट को आम बजट में। अब देखिए बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार एक क्वेश्चन आता है कि बजट के इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो मुरारजी देसाई, 10 बार पेश किया गया था मुरारजी देसाई के द्वारा। अब देखिए भारत में पहली बार महिला इंदिरा गांधी यानी कि पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री यही थी जो द्वारा बजट पेश किया गया था। जो प्रधानमंत्री भी थी और फाइनेंस मिनिस्टर थी कौन, तो इंदिरा गांधी के द्वारा बजट को पेश किया गया था। और अभी तक बजट का इतिहास में सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, 8 बार किया। ध्यान रखिएगा कि अभी तक सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ऐसे तो किसने किया, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार, लेकिन महिला पूछे तो याद रखिएगा किसने, तो निर्मला सीतारमण ने, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे लंबा अवधि के बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट का दिया था, 2020 में पेश किया था, ठीक है, तो याद है। अब देखिए हलवा समारोह एक होता है, हलवा समारोह परंपरा, ये क्या होता है ना कि हलवा परंपरा के तहत क्या होता है, बजट प्रस्तुत करने के से एक सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय के, याद रखिए मतलब जैसे में कि 1 फरवरी को अगर बजट पेश करना है तो उसके एक सप्ताह पहले क्या होता है ना, एक सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा वितरित करके जो लॉक इन अवधि की शुरुआत की प्रतीक है, लॉक इन अवधि, याद रखिए लॉक इन अवधि, ये इंपॉर्टेंट, लॉक इन अवधि की शुरुआत है हलवा समारोह परंपरा में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को मतलब बजट पेश किया गया था, इसका थीम है सबका विकास, देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं निर्मला सीतारमण ने तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन, ये क्वेश्चन अच्छा आएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। देखिए निर्मला सीतारमण ने तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोग से है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि कोई देश उसकी मिट्टी नहीं बल्कि देश के लोग से, ये कथन किसका है, तो तेलुगु कवि जिनका नाम है गुराजादा अप्पा राव, ध्यान रखिएगा, लोक से है। और यह कथन के साथ बजट प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, तो निर्मला सीतारमण। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। और इसका थीम है कि सबका विकास हो, इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसी लक्ष्य के अनुरूप में वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत का उल्लेख इस प्रकार किया। पहला कि गरीबी से मुक्ति मिलेगी, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा मिलेगी, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होगा, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों में स्तर 70% महिलाएं होंगी, और हमारे देश की को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने में वाले किसान होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये लक्ष्य रखा गया है इसमें। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि विकसित भारत के 4 इंजन हैं, विकसित भारत के 4 इंजन, पहला कौन सा है, कृषि, दूसरा आपका एमएसएमई, दूसरा क्या है एमएसएमई, तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। चारों हम लोग विकसित भारत के 4 इंजन को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि इसमें सुधार को ईंधन के रूप में तथा समावेशित का भावना को पथ प्रदर्शक के रूप में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहला इंजन क्या है, कृषि। देखिए निर्मला सीतारमण ने कृषि को पहला इंजन बताया। देखिए अब कृषि में पहला इंजन क्या है, तो अगर हम बात करते हैं क्या कि धन धान्य कृषि योजना। देखिए राज्यों की भागीदारी के साथ केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू किया, याद रखिए राज्यों की भागीदारी के साथ केंद्र सरकार ने यह योजना धन धान्य कृषि योजना। तो क्वेश्चन आएगा कि धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। किसके लिए, तो राज्यों की भागीदारी के साथ केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल करेंगे, तो 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, इसमें निम्न क्षेत्रों पर कार्य करेंगे। और इसमें कौन सा क्षेत्र वो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल करेंगे, तो 100 जिलों को शामिल करेंगे। देखिए उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार, दीर्घ अवधि एवं लघु अवधि ऋण की उपलब्धता।
ठीक है ना। इससे पूरे भारत में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। तो कितने किसानों को लाभ मिलेगा? धान्य कृषि योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम। अब देखिए, कार्यक्रम के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। तो मतलब क्या, ये जो ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम के तहत ना प्रथम चरण में कितने विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया? तो 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। और राज्य की भागीदारी के एक साथ व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें फायदा होगा कौशल विकास, निवेश में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार में समाधान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान। अब देखिए, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए अभियान। देखिए, अगर हम बात करें केंद्र सरकार का मतलब कि ये पहल है कि दालों में हम लोग क्या आत्मनिर्भरता बने, जिसमें तूर दाल हो गया, उड़द हो गया, मसूर दाल में आत्मनिर्भरता होने के लिए 6 वर्षीय अभियान शुरू करेगा। कितने वर्ष का? तो एक 6 वर्षीय अभियान को शुरू किया जाएगा। देखिए, कपास उत्पादकता मिशन। अब देखिए, कपास उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए 5 वर्षीय अभियान शुरू किया जाएगा। कपास के लिए 5 और दाल के लिए 6 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, बजट में सब्जी और फलों के लिए भी व्यापक कार्यक्रम हेतु उपायों को भी अवधारणा तैयार की गई है। उच्च पैदावार करने वाली बीजों पर राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है। अब देखिए, यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड में वित्तीय संशोधन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड में वित्तीय संशोधन में जो सीमा 3 लाख जो था उसको बढ़ा कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार मखाना बोर्ड। बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना करेगा। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और मार्केटिंग के सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। देखिए, बोर्ड मखाना उत्पादन किसानों को मदद और प्रशिक्षण प्रदान करेगा और बोर्ड सभी संबंधित सरकारी योजनाओं को लाभ मखाना उत्पादन किसानों को पहुंचाने में आसान करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि असम में यूरिया प्लांट नामरूप। असम में क्या होगा कि एक यूरिया प्लांट की स्थापना किया जाएगा। मतलब असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन का वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र स्थापना की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि असम में एक यूरिया प्लांट नामरूप का स्थापना किया जाएगा, जो 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, पूर्वी क्षेत्र के बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है और यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। आगे देखिएगा, दूसरा इंजन है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अब देखिए, यहाँ की एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया गया है, ध्यान रखिएगा। और यह क्षेत्र हमारे निर्यात का 45% है एमएसएमई। और एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुशल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया गया है। ठीक है, अब ये डेटा है, आप इसको देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आगे है क्या? उद्यमियों के लिए नई योजना। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्या है? 5 लाख महिला SC/ST के उद्यमी, मतलब कि जो रोजगार करेंगे 5 लाख महिला SC/ST, उनकी नई योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 2 करोड़ तक, 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्टार्टअप्स के फंड के लिए नए फंड ऑफ फंडस की स्थापना। देखिए, मौजूदा 10,000 करोड़ सरकारी योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान करने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। देखिए, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। अब पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी, पहले वर्ष में कितने क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं? 10 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी कवर की राशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया के निरंतर देने के लिए लघु उद्यम और बृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में बताइएगा फ्रेंड्स कि मेक इन इंडिया की शुरुआत भारत में कब किया गया था? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला आपका कि श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। देखिए, फुटवियर और लेदर क्षेत्र, मतलब कि जो फुटवियर, जो जूता चप्पल है, और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, इस स्कीम के लगभग 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। और ठीक है, लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात होंगे। खिलौना क्षेत्रों के लिए उपाय, उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे और टिकाऊ खिलौने के निर्माण में हो जो और मेक इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई? फ्रेंड प्लीज आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, कल मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना, किसानों की आय में वृद्धि। अब देखिए, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना किया जाएगा, किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और उद्यमशीलता तथा रोजगार के अवसर की बात की गई है।
ठीक है। अब देखिए तीसरा इंजन किसे बताया गया है, तो तीसरा इंजन बताया गया है निवेश में वृद्धि। निवेश की वृद्धि को तीसरा इंजन बताया गया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा। देखिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 वर्षों में कितने सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किया, 50,000। ठीक है। अगला है क्या कि भारत नेट परियोजना तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, देखिए सरकारी विद्यालय और उच्च स्तर शिक्षा के स्तर पर भारतीय भाषाओं की पुस्तक को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है। आगे आपका है कि मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। देखिए युवाओं के आवश्यक कौशल से युक्त कराने के लिए वैश्विक विशेषताओं और साझेदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितने, तो 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत। शिक्षा के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षा के लिए एआई एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय किया जाएगा। कितने, तो 500 करोड़ रुपए का शिक्षा के एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पीएम जन आरोग्य योजना तथा गिग वर्कर्स। देखिए क्या है, पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ 1 करोड़ गिग वर्क्स को दिया जाएगा। कितने, तो 1 करोड़ गिग वर्क्स को दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकारी गिग वर्क्स के लिए पहचान पत्र जारी करेगी और ई श्रम पोर्टल में उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। और देखिए नोट में क्या है कि इस योजना में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपया देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान किया जाएगा। कितना, तो 5 लाख दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य। मतलब चिकित्सा शिक्षा में क्या होगा कि अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य की दिशा आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके बाद डे केयर कैंसर केंद्र, देखिए अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों के स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। अगले कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। अगला आपका पीएम स्वनिधि, देखिए इस स्कीम को बैंकों से संबंधित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों को क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। बस इसको देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन, ध्यान रखिएगा कि देखिए सबसे पहले कि जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में, ये याद रखिए 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई। कब तक बढ़ाने की घोषणा की है, 2028 तक। और यह मिशन 2019 में शुरू किया गया था तथा इसका लक्ष्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यह लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कितना था, तो 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना था, यह प्रावधान था। लेकिन हम इसको बढ़ाया कब तक कर दिया गया, 2028 तक कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 तक, देखिए इस योजना के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का लाभ नई परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट उड़ान वाला देख लेते हैं। उड़ान यानी कि विस्तार, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों पर तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की शुरुआत करेंगी। और उसका देखिए कि ज्ञान भारतम मिशन सुधार, देखिए इस मिशन का उद्देश्य है कि देश भर में पाई जाने वाली पांडुलिपि का संरक्षण और उनका रख रखाव करना। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन का है पांडुलिपि का संरक्षण करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालय आदि में मौजूद 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। अब देखिए पांडुलिपि क्या है, तो कागज, वृक्ष की छाल, तार के पेड़ आदि पर हस्तलिखित रचना जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी होती है, जिसका वैज्ञानिक ऐतिहासिक महत्व होता है। कितने वर्ष, 75 वर्ष पुराना हो। अब देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि सुधार, देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 64% से बढ़ाकर 100% कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 100% कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। और भविष्य में बिहार की जरूरतें, देखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की बात की गई है बिहार के लिए। ठीक है, अब देखिए विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, देखिए अगर बात करते हैं क्या कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय किए जाएंगे और 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा 2047 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट है, कितने गीगावाट, तो 100 गीगावाट कब तक लक्ष्य है, 2047 तक ये लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ पीसीएस में यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। चौथा इंजन देखिए, ये निर्यात है। देखिए वित्त मंत्री निर्यात विकास को चौथा इंजन बताया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए निर्यात संवर्धन मिशन, इन नई मिशन को वाणिज्य मंत्रालय यानी कि MSME मंत्रालय के तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा,
चलाया जाएगा। तो वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा ये निर्यात समर्थन मिशन चलाया जाएगा। इसमें क्या है कि निर्यात ऋण आसान होगा, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता मिलेगी और एमएसएमई को विदेशी बाजार में गैर टैरिफ समस्याओं में से निजात मिलेगा। अब देखिए, भारत ट्रेड नेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। भारत ट्रेड नेट का व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया गया है। अब देखिए, उद्योग की बात करें 4.0, तो देखिए सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों को लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और वेयर हाउसिंग में उन्नत हेतु सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। सुधार ईंधन, देखिए सुधार ईंधन के रूप में बताया गया है। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। और ये क्षेत्र में कौन कौन है जो बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। कहला कराधान, प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 61 में है। खनन हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया, शहरी विकास और विनियामक सुधार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क। अब देखिए, बीमा क्षेत्र के लिए ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना 74% बढ़ाकर 100% किया जाएगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश याद है बीमा क्षेत्र के। अगला देखिए कि ग्रामीण क्रेडिट कार्ड सार्वजनिक क्षेत्र में एसएचजी के सदस्यों और ग्रामीण के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। इतना इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। बजट अनुमान 2025-26, देखिए वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त ये होगा, कुल प्राप्तियाँ होगी 34.96 लाख करोड़ रुपया प्राप्ति होगी बजट। कुल व्यय जो होगा, खर्च होगा 50.65 लाख करोड़ अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्ति होगी 28.37 लाख करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया। राजकोषीय घाटा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.4% अनुमान लगाया गया है। सकल बाजार उधारियाँ 14.82 लाख करोड़ अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो ये अनुमान है, ये ध्यान रखिए कितना अनुमान लगाया गया, तो ये है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग कहता हूँ होमवर्क सीरीज जो मैं आप लोग के लिए चला रहा हूँ, यानी कि डे 1, याद रखिएगा कि डे 1 से लेकर डे 10 तक अभी तक होमवर्क सीरीज आपको अपलोड हो चुका है। और लगभग एक होमवर्क सीरीज में आपको 75 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए 75 प्लस नहीं, लगभग आपको ये डेली हम लगभग 150 या 200 प्लस क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वहाँ पे। तो प्लीज़ आप उसका डिस्कशन अच्छे से देखिएगा। पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, और बहुत सारे पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ। कोई भी इन एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट जो होते हैं या एग्जाम रिलेटेड कोई भी होते हैं, तो मैं उसको सबसे पहले आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे और पीसीएस मेकर के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्या, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण। देखिए संशोधित अनुमान 2024 से 25। देखिए उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपया है। ध्यान रखिए कितना, 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। अब देखिए कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिसमें पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे कितने इंपॉर्टेंट है, 4.8% अनुमान लगाया गया राजकोषीय घाटे। अब देखिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है क्या कि 2025-26 के नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को संशोधित किया गया है, और नई कर संशोधन के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। मतलब क्या, अगर जिस व्यक्ति का माह अगर मतलब सैलरी अगर 1 लाख रुपया प्रतिमाह होगा और उनका 12 महीना में 12 लाख रुपया अगर होता है, तो उनको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, 0% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वेतनभोगी करदाताओं के लिए सीमा 75,000 रुपये की कटौती के कारण प्रतिवर्ष 12.75 लाख रुपए होगी। ध्यान रखिएगा। नए कर संरचना के तहत सरकार को प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का परित्याग होगा। मतलब क्या कि जैसे में कि जो नए कर जो टैक्स लागू किया मतलब कि लागू किया गया है, तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का परित्याग होगा। मतलब इसमें टैक्स नहीं जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा है सरकार को, मतलब उसको टैक्स नहीं मिलेगा, परित्याग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नए कर व्यवस्था में निम्न अनुसार कर दर संरचना में संशोधन करने के प्रस्ताव किया गया। देखिए अगर हम बात करें तो कुल वार्षिक आय 0 से 4 लाख रुपए का 0% टैक्स लगता था, 0.8 लाख रुपए से 5% टैक्स लगता था, 8 से 12 लाख रुपए को 10% टैक्स लगता था। लेकिन ध्यान रखिएगा अब जिसका टैक्स अगर 8 से 12 लाख इनकम है उसको 0% टैक्स लगेगा। अब टैक्स ध्यान रखिए 12 से 16 लाख को 15%, 16 से 20 लाख को 20%, 20 से 24 लाख को 25% और 24 के ऊपर 30% टैक्स लगता था। लेकिन इसमें संशोधन किया गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए टीडीएस टीसीसी के दरों को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती का सीमा 50,000 रुपये से दुगुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। ये इंपॉर्टेंट है। तो 50 लाख से कितना किया ना, 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया 50,000 से। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा
2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रस्तावित है। और धन प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। और उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर लागू होंगे। और याद रखिए कि दवाइयों पर छूट देते हुए, जिसमें कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारी बीमारियों और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। तो इन दवाइयाँ हैं जिनको पूरी तरह से छूट दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आज का वीडियो था बजट से, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है। ये जो आपका जो पीडीएफ है, तो प्लीज़ आप इस पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और होमवर्क परीक्षा मंथन का भी करंट अफेयर्स में आपको अपलोड करता हूँ होमवर्क सीरीज के द्वारा, तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।